गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत। काफ़ी कमेंट्स मैंने अभी पढ़े खड़े खड़े भी, और काफ़ी कमेंट्स जो है मैंने कल भी पढ़े थे कि सर आवर्त सारणी जो है वो टॉपिक्स अभी उसमें बाकी है। तो एक्चुअल में जो चैप्टर अपन ने हेडिंग जो लगवाया था ना, वो परमाणु संरचना आवर्त सारणी, तो उसमें से अपन ने सिर्फ अभी तक एक ही टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया है और उसका नाम है परमाणु संरचना। एक्चुअल में मैं सिलेबस ही आपका कवर करवा रहा हूँ, बट आप जैसे सब जानते भी हो कि केमिस्ट्री में 3 तरह के टॉपिक्स होते हैं। एक होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, एक होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और एक होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, है ना। तो अपन उसके अकॉर्डिंगली ही चल रहे हैं जो सिलेबस में है, बट डिवाइडेशन क्योंकि मैथ से रिलेटेड है पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री, तो उसमें अपन ने पढ़ा था परमाणु संरचना। तो अभी पहले जो है अपन फिजिकल केमिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके जो सिलेबस में था परमाणु संरचना, फिर उसके बाद में रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। 6 क्वेश्चंस पूछे थे पिछली बार लैब असिस्टेंट के एग्जाम में, दोनों में से मिला के। और उसके बाद में गैसेस स्टेट, सॉल्यूशन, और उसके अलावा सॉलिड स्टेट। तो फिजिकल के पोर्शंस जो हैं वो उसमें ज़्यादा दे रखे हैं फिजिकल के। तो अभी अपन फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप ये कतई मत सोचना कि इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन आवर्त सारणी जो है वो रह गया, वो अपन एक साथ पढ़ेंगे। आवर्त सारणी, फिर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, वो पार्ट किसका है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ये आप निश्चिंत रहिए, आपका सारा कोर्स जो है वो कंप्लीट होगा। बट वो फिजिकल, फिर उसके बाद में मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, लास्ट में जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें रटने वाली बातें ज़्यादा होती है, इन दोनों में समझने वाली बातें ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अभी अपन जैसे थंबनेल में लगा हुआ भी है हेडिंग, वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम्य, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। और पिछली बार आपके एग्जाम में इसमें से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। तो कंप्लीटली कंसेप्चुअल चैप्टर है ये, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करना उसके ऊपर। देखें क्या होता है रासायनिक साम्य। तो जैसे मान लीजिए कोई एक रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट हुई है, ठीक है। अपन जानते हैं कि अभिक्रिया में क्या होता है, 2 चीजें होती है। एक तो होती है, उसको अपन बोलते हैं सांद्रता, कंसंट्रेशन, ठीक है। एक तो होता है कंसंट्रेशन, सांद्रता, और एक होता है समय। ये अपन कोई अभिक्रिया के लिए एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ, ठीक है। जब आप अभिक्रिया को स्टार्ट करते हो, प्रारंभ करते हो, तो शुरू में आपके पास केवल हाथ में जो है रिएक्टेंट्स होते हैं, क्रियाकारक होते हैं। मतलब शुरू में जब समय 0 होता है, उस समय आपके पास अधिकतम क्रियाकारक होते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ क्या होने लगती है? घटने लगती है ना। ये क्रियाकारक के लिए मैंने बनाया है कि समय के साथ साथ क्रियाकारक यानी कि रिएक्टेंट, क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ क्या होगी? घटेगी। और थोड़ी देर बाद जैसे ही समय स्टार्ट होगा, क्रियाकारक कम होंगे, तो उत्पाद जो है उसकी कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होगी? बढ़ेगी। उत्पाद शुरू में तो होता ही नहीं है ना, 0 होता है। फिर रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक क्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं, तो धीरे धीरे उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। यह आ गया उत्पाद के लिए ग्राफ। तो अगर आपसे पूछ ले कि सांद्रता और समय में ग्राफ बनाइए क्रियाकारक के लिए, तो इस तरह से ग्राफ आएगा, समय के साथ कमी और उत्पाद के लिए समय के साथ वृद्धि। लेकिन आगे देखिए, कुछ समय के बाद, जब समय आगे अपन देखेंगे, तो कुछ समय के बाद आपको यहां पे देखो ग्राफ एकदम सीधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि उत्पाद की सांद्रता में और क्रियाकारक की सांद्रता में समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। There is no change in the concentration of the reactant and product। यानी आप ये ग्राफ अगर आगे चलेगा ना, तो आगे एकदम स्ट्रेट चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। समय बढ़ता जाएगा, लेकिन क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। इस पर्टिकुलर पोजीशन को अपन कहते हैं साम्य, ठीक है ना। पहले लॉजिक भी समझना उसका इंपॉर्टेंट होता है कि साम्य चीज है क्या। वैसे कोई ऐसी नई चीज नहीं है, ये एक अभिक्रिया के बीच की ही अवस्था है ना, कोई नया नहीं है। अभिक्रिया के बीच में एक ऐसी अवस्था आ जाती है, उस अवस्था पर, उस स्टेट पर उत्पाद की सांद्रता और क्रियाकारक की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, उत्पाद और क्रियाकारक की सांद्रताएं बराबर हो जाती है, नहीं बोला है मैंने।
उत्पाद और क्रियाकारक की सांद्रताएं, कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्थिर हो जाती है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को, अभिक्रिया के अंदर उस बिंदु को अपन कहते हैं साम्य यानी कि इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो साम्य, रासायनिक साम्य, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो उसे अपन नाम देते हैं रासायनिक साम्य। तो डेफिनेशन क्या बनी, इसकी परिभाषा क्या बनी, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम्य का मतलब है, पहली और एक और बात उसके बाद डिफाइन करेंगे अपन इसको। ठीक है, ये जो अभिक्रिया हो रही है उसके लिए आपका पात्र कैसा होना चाहिए, बंद, क्लोज कंटेनर, खुला नहीं होना चाहिए पात्र। और दूसरी बात, आपकी जो बंद पात्र होते ही आपकी जो अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया हो जाएगी रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय। ठीक है, अभिक्रिया होते ही अभिक्रिया हो जाएगी रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय। तो आप वापस सुनिएगा, मैं इन सब का मीनिंग समझाऊंगा एक एक करके कि उत्क्रमणीय क्या है, अनुत्क्रमणीय क्या है, कब होती है, कैसे होती है। पहले देखिए रासायनिक साम्य क्या है। रासायनिक साम्य का मतलब होता है किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन की वह अवस्था जहां उत्पाद और क्रियाकारक की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है। ठीक है ना, जहां पे उत्पाद की और क्रियाकारक की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है। उत्पाद तथा क्रियाकारक की सांद्रताएं, क्रियाकारक की सांद्रताएं, कंसंट्रेशंस, सांद्रता क्या है ये भी अभी मैं बताऊंगा आपको। सांद्रताएं स्थिर हो जाती है। ठीक है, स्थिर हो जाती है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन कंडीशन में अगर ये वर्ड नहीं आया तो फिर वो जो है साम्य नहीं बनेगा, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होनी चाहिए। तो अब वापस से रिपीट करें अपन, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था, द स्टेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन, वह अवस्था जहां उत्पाद और क्रियाकारक की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है, वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, उस पर्टिकुलर अवस्था को कहते हैं साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो पहली बात तो ये हो गई कि साम्य होता क्या है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बन सके तो ये ग्राफ वाला, कि ग्राफ बनाइए क्रियाकारक के लिए या उत्पाद के लिए। अब इस साम्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप चाहे तो 1 by 1 साथ में नोट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रियम, साम्य के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं उसको ऊपर से। तो पहले मैंने आपको बताया कि साम्य की परिभाषा, साम्य क्या है, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जहां क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है, रासायनिक साम्य कहलाता है। अब इस साम्य के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप जरूर ध्यान रखिएगा, फिर मैं आपको सवाल बताता हूं। देखो किस तरह से आता है। यह है साम्य के अभिलाक्षणिक गुण, साम्य के अभिलाक्षणिक गुण, अभिलाक्षणिक गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इक्विलिब्रियम की अवस्था में। तो आपका सवाल बन गया अब क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट साम्य के बारे में सही नहीं है, या निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट साम्य के बारे में सही है। ठीक है, तो कुछ बातें हैं लॉजिकल वे में, वो आप ध्यान रखना कि कौन कौन सी चीजें साम्य अवस्था पर होती है। उनमें से सबसे पहली बात है वो ये है कि साम्य अवस्था सदैव बंद पात्र में होती है, ये हमेशा बंद पात्र में ही बनेगा। और बंद पात्र होने के साथ साथ आपकी अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए, रिवर्सिबल एंड क्लोज कंटेनर, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड क्लोज कंटेनर। वैसे कंटेनर अगर क्लोज हो, पात्र अगर बंद हो, तो अपने आप ही कोई अभिक्रिया क्या हो जाएगी, उत्क्रमणीय हो जाएगी। अगर पात्र खुला है तो उसमें से जो गैसेस बनती है वो बाहर निकल जाएगी, तो वापस उत्क्रमणीय नहीं हो पाएगी। तो बंद पात्र में उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही साम्य स्थापित होता है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। खुले पात्र में साम्य स्थापित नहीं करेंगे अपन। पहला पॉइंट कि साम्य पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। पॉइंट नंबर 2, साम्य अवस्था पर क्या होता है, जो इसकी डेफिनेशन है वही, क्रियाकारक तथा उत्पाद, क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रताएं, कंसंट्रेशंस, क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है ना, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, स्थिर हो जाती है। तीसरा, जब भी साम्य होता है तो देखो कुछ वर्ड्स हैं, एक को अपन कहते हैं अग्रिम अभिक्रिया और एक को अपन कहते हैं प्रतीप अभिक्रिया।
उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ही यही होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब वह अभिक्रिया जो दोनों डायरेक्शंस में, यानी क्रियाकारक से उत्पाद की तरफ और उत्पाद से क्रियाकारक की तरफ चलती है, जो फॉरवर्ड भी जाती है और बैकवर्ड भी जाती है, उसे अपन कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ध्यान रहे, थर्ड पॉइंट क्या है, देखो जब भी साम्य स्थापित होता है एट इक्विलिब्रियम, किसी भी कंडीशन में अगर साम्य स्थापित हुआ है तो उस समय क्या होगा, अग्रिम अभिक्रिया का वेग जिसे अपन कहते हैं RF और प्रतीप अभिक्रिया का वेग जिसे अपन बोलते हैं RB, यह है RF का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्रिम अभिक्रिया की दर या वेग, ठीक है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब आगे की तरफ जो रिएक्शन जा रही है उसकी स्पीड, उसकी दर, उसकी रेट। और आरबी का मतलब है जो वापस पीछे से रिएक्शन आ रही है उसे अपन कहते हैं प्रतीप अभिक्रिया, बैकवर्ड रिएक्शन, प्रतीप अभिक्रिया की दर, rate of backward reaction. So always at the equilibrium the rate of forward reaction and the rate of backward reactions are equal. जब भी साम्य स्थापित होता है अग्रिम अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया का वेग समान हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पे सही कथन है। नाउ किसी ने पूछा है कि सर उत्क्रमणीय तो मैं आपको अलग से बताऊंगा दोनों के बारे में, कि आपके सिलेबस की हेडिंग भी है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अभी इसमें वर्ड यूज आ रहा है इसलिए मैं उसके बारे में बता रहा हूं कि उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ चले, और अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही डायरेक्शन में चले, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। क्रियाकारक पूरा उत्पाद बना दे तो उसे अपन कहते हैं अनुत्क्रमणीय, वापस रिवर्स ना आए तो अनुत्क्रमणीय, और अगर वापस रिवर्स चली जाए रिएक्शन, क्रियाकारक से उत्पाद से वापस क्रियाकारक बन जाए तो ऐसी अभिक्रिया को अपन बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये कौन सी होती है ये अपन आगे अलग से हेडिंग में पढ़ेंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड, अग्रिम और प्रतीप अभिक्रियाओं का वेग बराबर होता है, दर बराबर होती है। पॉइंट नंबर फोर्थ, व्हाट हैपेंस एट द इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम बनता है तो क्या होता है। तो इसके लिए आप पहले एक तरफ देखिएगा, इस तरफ कुछ मैं आपको बातें बताता हूं इक्विलिब्रियम फाइंड कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पात्र है और इस पात्र के अंदर जो है अपन ने मान लीजिए यहां पे एक दाब मापी लगा रखी है, मैनोमीटर, ठीक है। और इस दाब मापी को लगाकर इसके अंदर मैंने ये चीज करवाई, बंद पात्र में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन गर्म करेंगे तो एक तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और एक बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और गैस अगर इसमें बार बार बनती ही जाएगी टूटने के साथ तो इस दाब मापी में धीरे धीरे दाब क्या होगा, बढ़ेगा। ये दाब मापी दाब मापेगी कि पात्र का कितना दाब है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती जाएगी, इसमें दाब का मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी कि वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना प्रस्तर जो है कैल्शियम कार्बोनेट लाइम, ये आपको पात्र में दिखेगा कि जो है उसमें चूना पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं टूट रहा है ना, दाब में परिवर्तन जो है वो नहीं होगा। जितना दाब परिवर्तित होना था उतना हो जाएगा, उसके बाद में दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इवन पात्र में क्या मौजूद है, कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। इसका मतलब दाब और बढ़ना चाहिए था और ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जा रहा। दाब का मान क्या हो गया, थोड़ी देर बाद में दाब का मान हो जाएगा स्थिर, ठीक है। पॉइंट में बाद में बताऊंगा, पहले वहां पे उसको एक बार अच्छे से देखिए। दूसरा मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं लेके देता हूं आपको। जैसे ये है हाइड्रोजन और ये है आयोडीन, बंद पात्र में अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों से बन रहा है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। आयोडीन जो है इसका कलर बहुत ही बढ़िया कलर होता है, वॉयलेट कलर की होती है आयोडीन ना, बैंगनी रंग। तो ये बैंगनी रंग की होती है, वॉयलेट कलर आयोडीन। तो शुरू में ये कांच का पात्र आपको कैसा दिखेगा, आयोडीन की मौजूदगी के कारण ये पात्र आपको दिखेगा डार्क वॉयलेट, गहरा जो है वॉयलेट बैंगनी रंग का दिखेगा, गहरा बैंगनी रंग आपको इसमें दिखेगा पात्र में, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे और HI बनेगा, और HI होता है रंगहीन, कलरलेस। तो धीरे धीरे पात्र के रंग में क्या होगा,
तीव्रता में, कलर की जो रंग की तीव्रता है, डार्कनेस जो है, वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आयोडीन खर्च हो रहा है, आयोडीन कम होता जाएगा, HI बनेगा, तो धीरे धीरे ये रंगहीन पदार्थ उसमें और मिलता जाएगा, तो इसका जो डार्क वॉयलेट कलर है, गहरा बैंगनी रंग है, वो धीरे धीरे क्या होगा, हल्का होने लगेगा। ठीक है, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि इस पात्र के रंग में परिवर्तन जो है, वो रंग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, स्थिर, कलर में चेंज स्थिर हो जाएगा। आपको अभी भी पात्र में हल्का बैंगनी रंग दिखेगा, इसका मतलब आयोडीन पड़ी है, लेकिन वो हल्का बैंगनी रंग अब और हल्का नहीं हो रहा है, कलर कांस्टेंट हो गया, स्थिर रंग हो गया, उस आयोडीन, उस पात्र का कलर कांस्टेंट हो गया। तो मैं आपको सिर्फ इन दोनों पॉइंट से ये बताना चाह रहा हूं कि हाउ वी आइडेंटिफाई दैट इक्विलिब्रियम इज स्टेबलिस्ट। हम ये कैसे पता करें कि किसी अभिक्रिया में साम्य बना है या नहीं बना है। तो ध्यान रखिए, जब भी किसी अभिक्रिया में साम्य बनता है तो सभी मापनीय गुण, मापनीय गुण का मतलब होता है मेजरेबल प्रॉपर्टीज, मेजरेबल प्रॉपर्टी का मतलब है दाब, है ना, ताप, दाब, ताप, घनत्व, डेंसिटी, इन सबको अपन कहते हैं मापनीय गुण, जिनको अपन माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं जिनका, वो सभी मापनीय गुण स्थिर हो जाते हैं। दैट इज योर नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। तो एट इक्विलिब्रियम ध्यान रखिएगा, चौथा पॉइंट, कि साम्य अवस्था पर क्या होगा, साम्य पर सभी मापनीय गुण, सभी मापनीय गुण, सभी मापनीय गुण स्थिर हो जाते हैं। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट। ठीक है, स्थिर हो जाते हैं। जैसे क्या क्या स्थिर हो जाएगा, तो मापनीय गुण होते हैं जैसे कि ताप है, दाब है, घनत्व है, ETC, है ना, ये मापनीय गुण है, रंग है, कलर है, तो सभी मापनीय गुण जब भी साम्य बनेगा स्थिर हो जाएंगे, और इसी से आइडेंटिफाई करेंगे कि अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो गया है। मान लीजिए ताप, दाब जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब साम्य नहीं बना है। थोड़ी देर बाद दाब स्थिर हो गया, चीजें वहीं पड़ी है, लेकिन दाब स्थिर हो गया, इसका मतलब अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो गया। तो चौथा इंपोर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, सभी मापनीय गुण कांस्टेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 5, और क्या होता है, देखो इक्विलिब्रियम पे साम्य अवस्था पर क्या होता है, तो ये रिएक्टेंट है और क्रियाकारक, और ये बदल रहा है उत्पाद में। चलिए यहां पे आप देखिए, और फर्स्ट लुक में जैसे मान लो आप इक्विलिब्रियम पहली बार ही पढ़ रहे हो या पहली बार ही अपन देख रहे हैं उसको, तो जैसे इसको देखा अपन ने तो दाब स्थिर हो गया, या इसको देखा तो रंग स्थिर हो गया। तो रंग स्थिर होते ही अपने दिमाग में क्या थॉट आएगा कि अभिक्रिया रुक गई, है ना, अभिक्रिया रुक गई, यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना रहा है, या फिर ये H2 और I2 अभिक्रिया करके HI नहीं बना रहे, तभी तो कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा और दाब में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है कि साम्य स्थापित होते ही अभिक्रिया रुक जाती है, बट ऐसा नहीं होता है। जब भी साम्य स्थापित होता है, अभिक्रिया जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी से, बहुत ही तेजी से अग्रिम और प्रतीप दिशा में, दोनों दिशाओं में चलती है। यानी कि आपका जो रासायनिक साम्य है, वो रासायनिक साम्य एक किस प्रकार का साम्य है, एक गतिक साम्य है। ध्यान रखिएगा, रासायनिक साम्य गतिक साम्य होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक नहीं होता, स्थिर साम्य नहीं होता, गतिशील साम्य होता है। मतलब इसका क्या है, गतिशील का मतलब है कि साम्य पर अभिक्रिया रुकती नहीं है। साम्य पर अभिक्रिया जो है वो रुकती नहीं है, दोनों ही दिशाओं में, ठीक है ना, दोनों ही दिशाओं में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दोनों ही दिशाओं में इक्वल वेलोसिटी से, अग्रिम और प्रतीप दिशा में बराबर वेलोसिटी, बराबर वेग से चलती है। तो इसलिए अपन को ऐसा लगता है कि अभिक्रिया रुक गई है, बट ध्यान रहे, अगर सवाल आ जाए कि रासायनिक साम्य कैसा साम्य होता है, तो ध्यान रखना गतिक साम्य होता है, स्थिर साम्य नहीं होता है। चलिए और आगे बढ़ाते हैं इसको। पॉइंट नंबर 6, व्हाट हैपेंस एट द इक्विलिब्रियम। चलिए यही साम्य है ऊपर वाला, और इसी साम्य में मैंने उत्प्रेरक डाल दिया, ठीक है, ये R और ये है P, क्रियाकारक बना रहा है उत्पाद, और इसके अंदर अपन ने बाहर से उत्प्रेरक, है ना, उत्प्रेरक डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया, जो अपन नॉर्मली हर अभिक्रिया में डालते हैं अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए या अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक मिलाए जाते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं जिसको। मान लीजिए किसी अभिक्रिया में आपने उत्प्रेरक डाल दिया और अभिक्रिया में साम्य बना हुआ है, तो बताइए साम्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा कारक साम्य को प्रभावित नहीं करता है, वो है उत्प्रेरक। अगर आपने साम्य में उत्प्रेरक डाल दिया तो ध्यान रखना, साम्य में उत्प्रेरक मिलाने पर, साम्य में उत्प्रेरक मिलाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। क्यों नहीं पड़ता है? कारण उसका यह है कि उत्प्रेरक जो है, अगर ये अग्रिम अभिक्रिया फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग बढ़ाएगा तो ये बैकवर्ड रिएक्शन प्रतीप अभिक्रिया का वेग भी उतना ही बढ़ाएगा जितना फॉरवर्ड का बढ़ा रहा है। तो जितनी अभिक्रिया फास्ट आगे की तरफ से चलेगी उतनी ही फास्ट अभिक्रिया पीछे की तरफ से भी चलेगी। तो दोनों तरफ से अभिक्रिया बराबर बराबर वेग से चलेगी तो ऐसा लगेगा कि अभिक्रिया वापस क्या है, रुकी हुई है। यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति से साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस पढ़ना और फिर उसको जो है करना दोनों अलग अलग बात है। अगर ढंग से पढ़ोगे तो सही आंसर मिलेगा, और अगर जल्दबाजी में पढ़ के कि हाँ सर ने पढ़ाया है और यही होगा, तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उसमें कुछ वो लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। मान लीजिए देखिए, ये एक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में यहां पे साम्य स्थापित हो रहा है विदाउट कैटलिस्ट। मान लीजिए यहां पे साम्य स्थापित हो रहा है 10 मिनट के बाद, आफ्टर 10 मिनट रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। 10 मिनट के बाद क्रियाकारक ने क्रिया की, उत्पाद बना, फिर धीरे धीरे वापस उत्पाद क्रियाकारक बनाने लग गया। तो 10 मिनट लगे साम्य को बनने में शुरू में, ठीक है। विदाउट कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति है। जैसे ही इसमें उत्प्रेरक डालेंगे, बताइए ये साम्य किस तरफ जाएगा? ये जो साम्य था पहले यहां, ये आगे जाएगा, इस तरफ जाएगा या उस तरफ जाएगा? तो अपन कहेंगे कि साम्य वहीं रहेगा, उसकी पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साम्य अभी भी वही है। अगर आपने उसमें क्या मिलाया है? उत्प्रेरक मिलाया है। अगर अपन उसमें उत्प्रेरक मिलाएंगे तो साम्य की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं, नोट कीजिएगा उसको, साम्य की स्थिति, पोजीशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन समय पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। तो पहले ये साम्य 10 मिनट में स्थापित हो रहा था, तो हो सकता है अब ये साम्य कितने मिनट में स्थापित हो जाए? 5 मिनट में। लेकिन बनेगा कहां? वहीं जहां पहले बना था। उत्प्रेरक से साम्य की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल साम्य जो है उसके बनने में लगने वाला समय जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेम इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेम, इट इज नॉट अल्टर्ड, वो अपनी जगह से परिवर्तित नहीं होती है। दैट मीन्स साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्प्रेरक की स्थिति वही रहती है। हां, उस साम्य को बनने में लगने वाला समय, जो टाइम लगा है, वो टाइम अब पहले से कम लगता है। दैट इज पॉइंट नंबर 6। तो क्या क्या पॉइंट्स बताए मैंने आपको? पॉइंट नंबर 1, साम्य अवस्था पर, एक बार रिवाइज करते हैं उसको। साम्य अवस्था पर क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है। दूसरा, साम्य हमेशा बंद पात्र और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में स्थापित होता है। थर्ड पॉइंट, साम्य अवस्था जो है वो गतिक साम्य होता है, यानी साम्य पर अभिक्रिया रुकती नहीं है, दोनों तरफ चलती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। चौथा, साम्य पर सभी मापनीय गुण स्थिर हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट, साम्य अवस्था पर अग्रिम और प्रतीप अभिक्रिया की दरें समान हो जाती है, अग्रिम अभिक्रिया का वेग प्रतीप अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, और साम्य पर उत्प्रेरक की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यही ऑप्शंस में आएंगे आपके कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अगर ये 6 पॉइंट आपके दिमाग में, 7वां मैं अभी बताऊंगा आपको, है ना, 7th पॉइंट, उससे पहले ये 6 पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा कि साम्य पर क्या इफेक्ट होता है। अब देखिए, लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, बट वो एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। चैप्टर क्या है कि आपके फिजिक्स में तो है, केमिस्ट्री में वो कोर्स में नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में एक केमिस्ट्री के अंदर एक शब्द आता है जिसे अपन बोलते हैं डेल्टा जी, और डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होता है ये अभी अपने को नहीं देखना है, क्योंकि अपने चैप्टर ये है नहीं, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में 2nd ग्रेड में है थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री ऑल्सो, केमिस्ट्री में भी। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा को कहते हैं डेल्टा जी। ये डेल्टा जी का मान साम्य पर कितना होता है? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य? तो ध्यान रखना, किसी भी अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर जो उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी में परिवर्तन हमेशा क्या होता है? 0।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि साम्य अवस्था पर अभिक्रिया की गिब्स मुक्त ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देयर इज नो चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी एट द इक्विलिब्रियम। देयर इज नो चेंज एट द गिब्स फ्री एनर्जी एट द इक्विलिब्रियम। तो साम्य अवस्था पर कोई परिवर्तन नहीं होगा डेल्टा जी में। और एक और बात वो भी आप ध्यान रखना कि साम्य अवस्था पर किसी भी सेल का विभव, यह है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो लैब असिस्टेंट में नहीं है, ई सेल, डेनियल सेल, अपन जो पढ़ते हैं कभी 12th क्लास के अंदर डेनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो डेनियल सेल का जो ई सेल होता है, अगर अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो गया सेल के अंदर, अगर सेल में साम्य स्थापित हो गया तो उस सेल का विद्युत वाहक बल, जिसे अपन बोलते हैं ई सेल, पूरे सेल का विभव या विद्युत वाहक बल भी शून्य होता है। विद्युत वाहक बल भी शून्य होता है। यानी अगर डेनियल सेल में साम्य स्थापित हो गया तो उसका विद्युत वाहक बल क्या होगा? जीरो। वो सेल आपको कोई विभव या वोल्टता नहीं देगा। गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन भी नहीं होता है, अर्थात डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो। तो दैट इज गुड पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। तो ये हो गया कंप्लीट डिटेल अबाउट द इक्विलिब्रियम के साम्य के अवस्था पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं या क्या क्या चीजें साम्य के अभिलाक्षणिक गुणों में आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं इसको। ये तो हो गया कि साम्य है क्या, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से अपन जो है ये बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अभी बना है या नहीं बना है, या बनेगा तो कितना वक्त लगेगा, उनके बारे में अपन डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। अब देखिए सिलेबस का अगला कि साम्य के बाद इसमें होता क्या है, तो उसको अपन यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इसे कहते हैं रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्य का नियम। योर सिलेबस हेडिंग रासायनिक साम्य का नियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य का नियम, जिसे अपन एक और नाम देते हैं, इसे अपन एक और नाम देते हैं विच इज कॉल्ड गुलबर्ग, गुलबर्ग तथा वागे का नियम। गुलबर्ग तथा वागे का नियम, गुलबर्ग एंड वेगेस लॉ, है ना, गुलबर्ग एंड वेगेस लॉ, वागे का नियम कहते हैं। और इसी का एक और नाम होता है, इसे कहते हैं सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, सक्रिय द्रव्यमान का नियम। सब एक ही मतलब है, इनकी सबका मीनिंग, सबका जो है स्टेटमेंट एक ही है। गुलबर्ग और वागे ने दिया इसलिए नाम पड़ गया गुलबर्ग वागे का नियम, है ना, साम्य पर लगता है इसलिए नाम हो गया साम्य का नियम। और सक्रिय द्रव्यमान का नियम लॉ ऑफ एक्टिव मास भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, लॉ ऑफ एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान। क्या होता है ये वर्ड, अभी अपन आएंगे इसके ऊपर। सक्रिय द्रव्यमान का नियम, लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या है। तो देखो सबसे पहले इन दो बंदों ने बताया, गुलबर्ग और वागे ने, कि साम्य अवस्था पर या किसी भी अभिक्रिया के लिए, सुनिएगा, किसी भी अभिक्रिया के लिए अगर ताप का मान क्या है, स्थिर है, स्थिर ताप पर किसी भी अभिक्रिया की दर, यह है आर, आर का मतलब है रेट, रेट मतलब दर, अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रही है। तो किसी भी अभिक्रिया की दर स्थिर ताप पर उस अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारकों की, उस अभिक्रिया में मौजूद क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्रियाकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। आई रिपीट, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, उसमें उपस्थित क्रियाकारकों की सांद्रताओं, ये जो ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट जो अपन ने बनाया स्क्वायर ब्रैकेट, ये सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। अगर बड़े ब्रैकेट में अपन ने कुछ लिखा है इसका मतलब वो उसकी सांद्रता है। तो क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के, या ये तो एक क्रियाकारक लिखा है मैंने, 2 या 3 या 4 या 5 क्रियाकारक भी हो सकते हैं, तो अपन लिखेंगे R इज प्रोपोर्शनल टू ऑल द मल्टीप्लाई ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, सभी क्रियाकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसे अपन कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, या सक्रिय द्रव्यमान का नियम, या गुलबर्ग और वागे का नियम, या रासायनिक साम्य का नियम। एक एग्जांपल से स्टार्टिंग करूंगा इसकी मैं, देखिएगा। यह है मान लीजिए A और उसके N1 मोल्स हैं, और यह है B और B के मोल्स है N2। ये मोल्स क्या वर्ड है,
अभी उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे कि मोल्स कैसे इसमें कैलकुलेट होंगे, लास्ट तक आप इसको देखिएगा। N1A प्लस N2B गोज टू प्रोडक्ट, यानी A और B जो है वो आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। मान लीजिए A के मोल है N1 और B के मोल है N2, मात्राएं हैं, अभी यूं समझ लीजिए मात्रा है, A की मात्रा है N1 और B की मात्रा ली है N2, क्वांटिटीज है उसकी, तो ये मोल्स है N1 एंड N2 और ये मिलकर बना रहे हैं उत्पाद। तो इस नियम के अनुसार कैसे लिखा जाएगा इस अभिक्रिया को? R इज प्रोपोर्शनल टू A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता। सुनिएगा, A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता, यहां प्लस का साइन नहीं लगाना है बीच में। A की कंसंट्रेशन इंटू B की सांद्रता, वापस बोल रहा हूं, क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है, यानी A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता, और जो आगे ये नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं ये इनकी घातों में चले जाएंगे, A की घात N1 और B की घात N2। R इज प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर N1 और B टू द पावर N2। तो जो भी आगे नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोलों की संख्या जो भी दे रखी है वो आप क्या करेंगे, सांद्रताओं के ऊपर लिखेंगे। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो प्रोपोर्शनल साइन हटाते ही आ जाएगा R इक्वल टू K। K एक कांस्टेंट है और A की पावर N1 और B की पावर N2। A की पावर हो जाएगी N1 और B की पावर N2। सो R इक्वल टू K A टू द पावर N1 एंड B टू द पावर N2। यह कहलाता है द्रव्य अनुपाती या सक्रिय द्रव्यमान का नियम। इस वर्ड को भी अपन डिस्कस करेंगे, एक सवाल भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो R इज प्रोपोर्शनल टू A N1 B N2 या R इक्वल टू K A टू द पावर N1 इंटू B टू द पावर N2। बीच में जो ये K आ रहा है, ये K यहां पे कांस्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, काफी दिनों के दिमाग में आ गया होगा कि सर ये साम्य स्थिरांक है, ये साम्य स्थिरांक नहीं है, है ना। K यहां पे कांस्टेंट है, इस K कांस्टेंट को अपन बोलते हैं वेग नियतांक। वेग नियतांक ये साम्य स्थिरांक नहीं है, साम्य स्थिरांक अभी बाद में आएगा। ये K कहलाता है रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक बोलते हैं इसको, रेट कांस्टेंट वेग नियतांक बोलते हैं K को। ठीक है, कांस्टेंट है जो हर अभिक्रिया के लिए फिक्स्ड होता है। तो ये तो हो गया कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है क्या। अब उसमें ये जो वर्ड आया है सक्रिय द्रव्यमान, सर इसमें कहीं नहीं आया सक्रिय द्रव्यमान, आपने जितना भी बोला उसमें सिर्फ यहां लिखा हुआ है, इसमें कहीं नहीं आया। वापस सुनिएगा, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। मतलब मैंने सांद्रता वर्ड को किससे रिप्लेस कर दिया, सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास से। पुराने टाइम में सांद्रता तो अभी अपन यूज कर रहे हैं वर्ड, पुराने टाइम में इसी सांद्रता के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता था, सक्रिय द्रव्यमान। इसी को अपन बोलते थे सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास, है ना। कितना मास एक्टिव है, एक्टिव मास कहते हैं सांद्रता को। तो वापस डेफिनेशन क्या हो गई, R इज प्रोपोर्शनल टू, यानी स्थिर ताप पर अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सांद्रताओं या सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। इसे अपन गुलबर्ग और वागे का नियम कहते हैं। और आगे बताऊं तो एक केमिकल रिएक्शन से शो करता हूं मैं उसको। मान लीजिए ये रासायनिक अभिक्रिया दे दी, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। और अब आपको बोल दिया कि इस अभिक्रिया के लिए सक्रिय द्रव्यमान का नियम लिखिए। तो उत्पाद से कोई मतलब नहीं होता इसमें उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है कि उत्पाद कौन बन रहा है, क्या है क्या नहीं है, ये सिर्फ क्रिया कारकों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो R इक्वल्स टू, ठीक है, K। अब क्रिया कारक पहला कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की सांद्रता, कंसंट्रेशन, ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन, तो नाइट्रोजन की सांद्रता, और उसके आगे एक ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं है मतलब एक है, तो पावर 1 लिखते नहीं है, इनटू H2 की सांद्रता और H2 की सांद्रता की पावर 3, है ना, क्योंकि इसके 3 मोल है, आगे 3 लिखा हुआ है तो उसकी पावर हो गई 3। ये कहलाएगा इस अभिक्रिया के लिए N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 के लिए सक्रिय द्रव्यमान का नियम। ऐसे कोई भी अभिक्रिया देखिए पूछ सकते हैं कि इसका सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या बनेगा। तो सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है अभिक्रिया की दर। इसको ही आगे बढ़ाते हैं अपन। ये वर्ड मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं क्या होता है ये। तो देखो, सक्रिय द्रव्यमान का मतलब एक तरह से मोलर सांद्रता होता है। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब होता है मोलर सांद्रता। सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है, जो आपने नाम सुने हैं बहुत बार, मोलरता, अपन पढ़ेंगे भी उसको।
मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, वैसे ही मोलर सांद्रता यानी मोलरता को अपन क्या बोलते हैं, सक्रिय द्रव्यमान। और सक्रिय द्रव्यमान होता किसके बराबर है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, क्योंकि इनिशियल जो लेक्चर होता है वो उसमें सब वर्ड्स जो होते हैं ना वो अपने को कलेक्ट करने होते हैं दिमाग में कि हाँ ये वर्ड्स इनका मीनिंग ये होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर टू नेक्स्ट लेक्चर वो आते रहेंगे वर्ड, उस समय आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि सक्रिय द्रव्यमान क्या है। तो सक्रिय द्रव्यमान का मतलब होता है मोल्स अपॉन लीटर या आयतन, मोल अपॉन आयतन। ध्यान से देखिएगा, मोल कंसेप्ट सिलेबस में नहीं है आपके, बट थोड़ा बहुत मैं बाद में उसका आइडिया भी दूंगा आपको। सक्रिय द्रव्यमान का एक्टिव मास का मतलब होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी चीज के मोल कितने हैं और डिवाइड बाय क्या करना है, वॉल्यूम से उसको डिवाइड करना है। तो मोल अपॉन वॉल्यूम करते ही आपको जो चीज मिलेगी उस चीज को अपन कहेंगे सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, और क्लियर करते हैं इसको। तो देखो मोल्स क्या होता है, क्योंकि उस सवाल को सही तरह से सॉल्व करने के लिए आपको पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। मोल का मतलब होता है किसी भी पदार्थ की मात्रा। ठीक है, जो भी पदार्थ आपको दिया हुआ है उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा, पदार्थ की ग्राम मात्रा, ग्राम में कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, और उसका अणुभार, पदार्थ का अणुभार, या अगर वो परमाणु में है तो परमाणु भार, अभी वो अणु में ही मिलेगा आपको, इसलिए अपन उसको लिखेंगे अणुभार। तो मोल का मतलब होता है कोई भी पदार्थ की मात्रा और डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, उसके अणुभार से उसको डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा मोल। ठीक है, मोल का मतलब है पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार, और अणुभार का मतलब क्या होता है, परमाणु भारों का योग। ठीक है, परमाणु भारों का योग, उसमें जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु भारों का योग कहलाएगा अणुभार। मैं एक एग्जांपलीफाई करके आपको बताता हूं। जैसे एक सिंपल उदाहरण अपन लें, मान लीजिए मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन को, O2। तो ऑक्सीजन का अणुभार कितना होगा, तो अपन कहेंगे इसमें 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, एक परमाणु का परमाणु भार होता है ऑक्सीजन का 16, दूसरे का भी कितना होगा 16, तो 16 और 16 कितना हो गया 32। ये फिक्स्ड है, परमाणु भार ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार जो है वो 14 होता है, ऐसे सबका परमाणु भार फिक्स है। जैसे हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन का अणुभार कितना होगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है यहां पे, तो हाइड्रोजन का गैस का अणुभार क्या होगा 2। ठीक है, ये परमाणु भार और अणुभार से रिलेटेड है कि परमाणु भार से ही क्या निकलता है, अणुभार। जब सब परमाणुओं के भारों को जोड़ते हैं तो अणुभार बनता है, तो अणुभार हाइड्रोजन का हो गया 2। अगर मैं ये मोल का मान यहां रख दूं, है ना, मोल अपॉन आयतन में, तो आप देखिए सक्रिय द्रव्यमान की सही डेफिनेशन या सही चीज क्या बन जाएगी, सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास बिकम्स इक्वल टू किसके बराबर होगा, पदार्थ की ग्राम में मात्रा, मोल की जगह रख दिया ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, तो ये तो हो गया पदार्थ की ग्राम मात्रा, ग्राम में कितनी मात्रा है डिवाइड बाय अणुभार, मॉलिक्यूलर मास कितना है उसका, और इनटू नीचे ही दे रखा है आयतन, और वो आयतन है लीटर में, आयतन दे रखा है लीटर के अंदर, है ना, जो भी आयतन दे रखा है उसको लीटर में या रख देना, ग्राम में मात्रा दे रखी है ऊपर रख देना, और अणुभार उसका निकाल लेना, अणुभार निकलते ही आपको उसका सक्रिय द्रव्यमान मिल जाएगा। तो सक्रिय द्रव्यमान बोलो चाहे उसको सांद्रता बोलो, बात एक ही है। ठीक है ना, पहले उसको सक्रिय द्रव्यमान बोलते थे, आजकल उसको सांद्रता बोलते हैं। मैं इस टॉपिक को और भी क्लियर करूंगा, लेकिन अभी जो है केमिकल इक्विलिब्रियम अपन पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूं कि सक्रिय द्रव्यमान का मतलब होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, और मोल का मतलब होता है पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। यहां से अपन अणुभार निकाल सकते हैं परमाणु भारों के योग से, और फिर उसको सॉल्व करके क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा इस टॉपिक के ऊपर कैसे पूछे जाते हैं। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम या साम्य के नियम पे सवाल कैसे पूछेंगे आपको एग्जाम में, थोड़ा आइडिया रखना। ठीक है, कभी एक लेक्चर बीच में आएगा, कभी तो मैं आपको मोल्स कंसेप्ट पूरा पढ़ा दूंगा एक बार कि मोल्स क्या होते हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में, बट अभी इस लेक्चर में ये आपको कहीं पर भी जो है डाउट क्रिएट नहीं करेगा कि मोल क्या है। इतना ही याद रखना है, मोल का मतलब होता है पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार। जैसे ये क्वेश्चन एक बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल है, जैसे आपको दे दिया 2 ग्राम हाइड्रोजन अणु, 2 ग्राम हाइड्रोजन अणु के 2 लीटर आयतन का, 2 ग्राम हाइड्रोजन अणु के 2 लीटर आयतन का
सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करो। देखिए एक बार फर्स्ट लुक में 2 ग्राम हाइड्रोजन अणु, ठीक है, 2 ग्राम अणु हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन अणु या 2 ग्राम अणु हाइड्रोजन 2 लीटर आयतन में सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए कि सक्रिय द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? अभी अपन ने पूरा फॉर्मूला लिखा है, सक्रिय द्रव्यमान बराबर ग्राम में मात्रा बटा अणुभार इंटू आयतन, और अणुभार हाइड्रोजन का 2 लिखा हुआ है। देखो ध्यान से सुनना, इसको गलती करते हैं वो ये होती है कि सक्रिय द्रव्यमान बराबर, है ना, ऐसे कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सक्रिय द्रव्यमान बराबर ग्राम मात्रा कितनी है 2 अपॉन लीटर कितना है 2 लीटर, और अणुभार कितना है 2। यही किया यहां पे, ग्राम में मात्रा 2, अणुभार और आयतन भी 2। सॉल्व किया इसको, कितना आएगा 1/2 मोल प्रति लीटर, 1/2 मोल प्रति लीटर। लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, अगर आपने किया है तो इसका मतलब आपने इसको गलत कर दिया। कारण क्या है? वो उसके लिए फिर उस बंदे को अच्छी सी एक नॉलेज चाहिए, पहले से उसके अच्छे पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब वो इस क्वेश्चन को और भी सही वे में कर लेगा। इसका मतलब एक और भी होता है, मोल जो है, मोल का एक और मतलब होता है, इसे ग्राम अणु भी कहते हैं या इसे ग्राम परमाणु भी कहते हैं। अगर वो चीज परमाणु की अवस्था में है तो मोल का दूसरा नाम है ग्राम अणु या ग्राम परमाणु, ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स। ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स को ही कहते हैं मोल। तो मोल का एक और नाम है। मेरे सवाल देने का तरीका ही अलग था। ऊपर देखिए क्या लिखा है मैंने, 2 ग्राम हाइड्रोजन अणु यानी 2 ग्राम अणु हाइड्रोजन, तो मैंने एक्चुअल में यहां पे ग्राम दिया ही नहीं है। 2 ग्राम अणु हाइड्रोजन का मतलब ही क्या हो गया? मोल, यानी 2 मोल हाइड्रोजन है और 2 लीटर के पात्र में है। तो 2 मोल हाइड्रोजन है और 2 लीटर के पात्र में है, तो सक्रिय द्रव्यमान कितना होगा? तो सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या होता है? सक्रिय द्रव्यमान मोल बटे आयतन। 2 मोल है और आयतन भी 2 लीटर है। क्या आंसर आएगा? 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल पर लीटर। तो सवाल को पढ़ना उसको, और अब आगे से ध्यान रखना कि ग्राम अणु, ग्राम परमाणु, ठीक है, ग्राम अणु हो, ग्राम परमाणु हो, ये सब मोल के ही दूसरे नाम होते हैं, या ग्राम आयंस। मान लिया, बोल दिया 1 ग्राम आयन, है ना, ग्राम आयन क्लोराइड, तो 1 ग्राम आयन क्लोराइड का मतलब हो गया 1 मोल क्लोराइड। अगर मैं सवाल में ये बोलता 2 ग्राम हाइड्रोजन, बस 2 ग्राम हाइड्रोजन के 2 लीटर आयतन में, तो आपका आंसर क्या होता? 1/2। लेकिन अभी ये जो आंसर है ये रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने उसको 1/2 किया है तो, क्योंकि मैंने वहां पे डायरेक्टली मोल ही दिया है, बस उस मोल को लिखने का तरीका अलग दे दिया। मोल का एक और नाम होता है ग्राम अणु या फिर ग्राम परमाणु। अगर वो अणु में है तो अणु बोल देंगे और परमाणु में है तो परमाणु बोल देंगे। ठीक है, तो यहां पे आंसर होगा 1 मोल्स पर लीटर। तो ये था सक्रिय द्रव्यमान का नियम या गुल्डबर्ग और वागे का नियम। जो बेस्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर वो आपको एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में वो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, और उस क्वेश्चन को रट्टे नहीं मारने हैं आपको, है ना, उस क्वेश्चन को करने का तरीका सीखना है कि कैसे करना है। तो देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 2, वो फर्स्ट मान लीजिए उसको, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और सवाल ये दिया हुआ आपको, a प्लस 2b मिलकर उत्पाद बनाते हैं। a और 2b से मिलकर प्रोडक्ट बनता है, और क्वेश्चन दे दिया उसके आगे, यदि प्रत्येक क्रियाकारक की सांद्रता दुगनी कर दी जाए, प्रत्येक क्रियाकारक की सांद्रता दुगनी कर दी जाए तो अभिक्रिया की नई दर ज्ञात कीजिए, अभिक्रिया की नई दर ज्ञात करो। ठीक है, देखिए वापस से, a प्लस 2b गोज टू प्रोडक्ट, मैं इंग्लिश में भी उसको रिपीट कर देता हूं। a और b ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, मन से मान लिया आपने कि a और b जो है वो 2 क्रियाकारक हैं, और पहले क्रियाकारक जो है a है और दूसरा b है, और a के आगे एक ही है लिखा हुआ और b के आगे 2 है। अगर प्रत्येक क्रियाकारक की सांद्रता को दुगना कर दिया जाए, मतलब इन दोनों की सांद्रताओं को डबल कर दिया, तो अब उस अभिक्रिया की नई दर ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द न्यू रेट ऑफ द रिएक्शन?
नई दर क्या होगी। तो पहले इसको करने का तरीका सीखेगा, देखिएगा बोर्ड पे। ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो उसके करने का एक सिंपल तरीका है। मान लीजिए तो मैंने लिखा है, आपको सवाल ऐसे पूछ लेते, ए को दुगुना कर दिया, बी को आधा कर दिया, है ना, या फिर ए को जो है वो 4 गुना कर दिया, बी को आधा कर दिया। तो ये किसी भी वे में पूछ सकते हैं, तो रट के नहीं जा सकते कि इसका आंसर ये होगा। वो अलग अलग वे में दे सकता है कि ए डबल किया, बी आधा किया, तो फिर आंसर चेंज आएगा। अब करना कैसे है, तो पहले इसकी दर लिखिए आप, गुलबर्ग वागे नियम R1 लिखिए पहले, दर शुरू में क्या होगी। तो R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता का स्क्वायर। क्यों किया मैंने स्क्वायर, क्योंकि बी के आगे क्या लिखा हुआ है 2, ए के आगे एक ही है, तो ए की पावर 1, बी की पावर 2। मान लीजिए यहां होता 2a 3b, तो ए की पावर 2, बी की पावर 3। बट अभी ये सवाल है तो उसके लिए ये इसका गुलबर्ग और वागे नियम बन गया, सक्रिय द्रव्यमान का नियम। अब वो क्या कह रहा है सवाल में, तो R2 बराबर, अब नई दर निकालेंगे अपन, ठीक है। R2 बराबर, देखिए क्या कह रहा है वो, प्रत्येक की सांद्रता को दुगुना कर दिया। प्रत्येक को दुगुना किया मतलब ए को भी दुगुना कर दिया। तो ध्यान रहे यहां ऊपर 2 नहीं करना है ना। सांद्रता दुगुनी करने का मतलब उसके ब्रैकेट के अंदर की चीज को आपने दुगुना किया है, ऊपर जितना है वो उतना ही रहेगा। तो ए की पावर 1 ही रखनी है, लेकिन अंदर की सांद्रता को दुगुना कर दिया, और वैसे ही बी को भी क्या किया, दुगुना कर दिया, तो 2b का स्क्वायर, ठीक है। ए का हो गया 2a और बी का हो गया 2b। ऊपर की पावर्स पे कोई चेंज नहीं होता है जब आप इसकी क्या करते हो, सांद्रता में परिवर्तन करते हो। सांद्रता में परिवर्तन से इसकी सांद्रताएं बदलेगी, इनके आगे का नंबर नहीं बदलेगा। वो नंबर तो फिक्स होता है कि ए और बी इस अनुपात में क्रिया करेंगे हमेशा। और अब आप इन दोनों को निकाल के क्या करें, डिवाइड कर दें। दोनों को डिवाइड कर दिया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहां पे अपने पास रह गया R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू के से के भी कैंसिल आउट हो गया, यहां बच गया 1/2 इंटू यहां बच गया 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 एंड 1/2 का स्क्वायर यानी 4, और 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, दैट मीन्स 1/8 योर आंसर। R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1/8, 1:8 आपका आंसर आएगा। सेकंड ग्रेड लेवल पे ये इसी तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि नई दर क्या होगी। और आगे देखें, ये भी पूछ सकते हैं, थ्योरेटिकल वे में पूछ लिया। थ्योरेटिकल वे में कैसे, कि नई दर पुरानी दर की कितने गुना होगी। तो नई दर मींस R2 और पुरानी दर है R1, तो R2 इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि पहले की जो दर है उससे 8 गुनी हो जाएगी अब नई वाली दर, जब आपने ए और बी दोनों की सांद्रताओं को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, ठीक है। तो जब अपन किसी अभिक्रिया में क्रिया कारकों की सांद्रता को दुगना करेंगे तो उसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना है। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बार और बता रहा हूं, जैसे ये है क्वेश्चन है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b गोज टू प्रोडक्ट, और अब दिया है इस तरह से, a की सांद्रता को तो क्या कर दिया, दुगना, और B की सांद्रता को क्या कर दिया, B की सांद्रता को कर दिया आधा। कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इज 1/2 ऑफ द इनिशियल। पहले की A की सांद्रता को दुगना कर दिया, B की सांद्रता को आधा कर दिया। तो अभिक्रिया की नई दर ज्ञात कीजिए। एक बार आप लोग आइडिया निकालिए जल्दी से, अभिक्रिया की नई दर ज्ञात कीजिए। अगर आपने ए को डबल किया है, ए को क्या किया है डबल और बी को किया है आधा, तो वापस से देख लीजिए, इंग्लिश में भी बोल देते हैं उसको, क्योंकि अभी तक तो सारे क्वेश्चंस में मैंने इंग्लिश यूज की है। यदि ए की कंसंट्रेशन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ ऑफ द इनिशियल, ए की सांद्रता को दुगना डबल्ड और बी को 1/2 आधा कर दिया, तो व्हाट विल बी द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की नई दर ज्ञात कीजिए। व्हाट विल बी द न्यू रेट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की नई दर कितने गुना हो जाएगी पुरानी दर से, ठीक है। अब देखते हैं, वापस इसी मेथड से करना है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सब चीजें अगर आपके समझ में आ गई तो कोई भी क्वेश्चन हो तो अपन कर सकते हैं उसको। जैसे इसी को वापस मैं कर रहा हूं, तो R1 पहले की दर लिख लीजिए, के ए की पावर कितना था 2
और b की पावर 3। तो ऐसे करके अपन ने पहले उसका नियम बना लिया, सक्रिय द्रव्यमान का नियम ये बनेगा। अब वो जैसे बोल रहा है वैसे कर लीजिए। R2 इक्वल टू के, ए को कितना कर रहा है, दुगना, तो ये a हो गया 2a, b को कितना कर रहा है, आधा, तो ये हो गया b/2 और उसकी पावर 3। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए, R1/R2, पहला और दूसरा डिवाइड कर लिया, k से k कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, b से b भी कैंसिल आउट। आपके पास रह गया R1/R2 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इसका भी स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, और यहां देखो क्या हो गया, ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो गया ऊपर 2/1 का क्यूब। ठीक है, ऊपर चला जाएगा ये 2 का क्यूब, तो 2/1 का क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 एंड 8/1, तो 1/4 8/1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2⁻1। यहां 4 आएगा, यहां 8 आएगा, कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 2 बच जाएगा, दैट इज R1/R2। तो अब आप यहां से खुद ही बोल सकते हो अभिक्रिया की नई दर पुरानी दर की कितने गुना हो जाएगी, अभिक्रिया की नई दर पुरानी दर की आधी हो जाएगी। R2 बाहर निकालोगे तो 2 नीचे आएगा R1 के, यानी कि R1/2। दैट इज द आंसर। कहने का मतलब है रटा नहीं मारना है इसमें कि अभिक्रिया कैसे भी बदल सकता है ना, वो तो बदल सकता है, तो अपने को यह पता करना है कि हाँ 2 इक्वेशंस लिखी सर ने, दोनों को डिवाइड किया, जैसे बोल रहा है वैसे कर दिया, दुगना तो दुगना, आधा तो आधा, और फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में जो फाइनल आंसर निकलेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो a को डबल किया था तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, और b को जो है आधा किया था तो b/2 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब ऊपर आ जाएगा और 1/2 का स्क्वायर नीचे रहेगा, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2 का क्यूब 8 होता है, 2 × 2 × 2 8 और 4 कैंसिल आउट हुए तो 2⁻1। तो ये था आपका सिलेबस का एक टॉपिक कि रासायनिक साम्य का नियम क्या है। उस नियम को अपन बोलते हैं, एक बार थोड़ा सा नियम के बारे में बता देता हूं, उस नियम को अपन बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान का नियम। ठीक है ना, लॉ ऑफ एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, या उसी को अपन बोलते हैं गुलबर्ग और वागे का नियम, गुलबर्ग और वागेस लॉ। क्या कहता है नियम, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर उसमें उपस्थित क्रियाकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। और इसके ऊपर मतलब आप मान लीजिए अगर 100 टाइम्स कभी कोई सवाल आ रहा है पूरे इक्विलिब्रियम में से, मान लीजिए, तो 90% चांस होता है कि इसी के ऊपर सवाल पूछते हैं दर नियम पे। इसे दर नियम भी बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, लेकिन अभी अपन इसको साम्य का नियम कहते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब ये जो है साम्य का नियम पढ़ा है, अब वो अपन साम्य स्थिरांक के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट हेडिंग, साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, कितना होता है, क्या होता है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, साम्य स्थिरांक क्या है। चलिए एक अभिक्रिया की अपन बात करते हैं। तो ये एक अभिक्रिया है N1A प्लस N2B, ठीक है, गिव्स M1C प्लस M2D, और इसमें जो भी क्रियाकारक उत्पाद हैं वो सब गैसीय अवस्था में हैं। ए भी गैस अवस्था में है, बी भी गैस है, सी भी गैस है, और बनने वाला डी भी गैस है। ऑल द रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, सबके सब गैस में है, उत्पाद भी गैस में है। ठीक है, ये क्यों लिखा है मैं आगे इसका मतलब भी बताऊंगा गैस का। चलिए अब आपको इसके ऊपर द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम या सक्रिय द्रव्यमान का नियम लगाना है। 2 बार लगेगा, एक बार तो लगेगा फॉरवर्ड के लिए और एक बार लगेगा बैकवर्ड के लिए। अगर फॉरवर्ड अग्रिम के लिए लगाएंगे अपन, तो अग्रिम के लिए इसको कैसे लिखेंगे, RF इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर N1 और B की पावर N2 बराबर। क्योंकि अग्रिम दिशा में आपके क्रियाकारक कौन है, अग्रिम दिशा में आपके क्रियाकारक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड B, और जो भी आगे नंबर होगा वो उनकी घातों में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो यहां कांस्टेंट बनेगा एक, और वो कांस्टेंट मैं लिख देता हूं KF। F इसलिए लिखा है क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है, अग्रिम अभिक्रिया के लिए लिख रहा हूं, इसलिए F लिख दिया फॉरवर्ड। A की पावर N1 और B की पावर N2 फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्रिम अभिक्रिया के लिए ये आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम।
या सक्रिय द्रव्यमान का नियम। अब वापस से लगाइए इसी नियम को बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब की बार आपको ऐसे चलना है, सी और डी मिलकर ए और बी बनाते हैं बैकवर्ड के लिए। तो बैकवर्ड के लिए ये दोनों क्या होंगे आपके क्रियाकारक और ये दोनों क्या होंगे उत्पाद, क्योंकि अपन अब इस तरफ से जा रहे हैं ना यूं पीछे से, तो ये क्रियाकारक ये हो गए। दैट मीन्स आर बी, बी का मतलब हो गया बैकवर्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की सांद्रता m1 है पावर उसकी, और डी की सांद्रता की पावर m2। देखिए बराबर है, सी की सांद्रता m1 और डी की सांद्रता की घात m2, कंसंट्रेशंस की पावर m1 और m2 लगाया। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज kb, kb, ठीक है ना। बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट वो था फॉरवर्ड kf, ये हो गया kb, और यहां हो जाएगा c टू द पावर m1 और d टू द पावर m2। दैट इज ये भी जो है आपका साम्य का नियम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। मैं चाहता था आपको सीधा ही बता देता कि साम्य स्थिरांक ऐसे लिखते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली कैसे रियल में कैसे बनता है वो रटाफिकेशन नहीं करना है कि ऐसे आता है तो साम्य ऐसे लिख दो। उसमें बहुत सारी चीजें जो आपको यहीं से पता चलेगी कि यहाँ kf क्या है, यहाँ kb क्या है, साम्य की परिभाषा क्या होती है, साम्य स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है, तो वो यहां से अपने को समझने के लिए मिलेगा। वापस देखते हैं ऊपर से। मैंने क्या किया, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दर नियम लगाया या साम्य का नियम लगाया, फिर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए साम्य का नियम लगाया। दोनों में प्रोपोर्शनल साइन आ गया, kf और kb। क्या है यहां पे kf और kb, तो मैं लिख देता हूं, kf तथा kb ये दो कांस्टेंट्स हैं, kf और kb कांस्टेंट हैं, ठीक है। ये है अग्रिम अभिक्रिया का वेग नियतांक फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्रिम अभिक्रिया का दर या वेग नियतांक, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और यह है kb, और kb का मतलब है प्रतीप अभिक्रिया का वेग नियतांक, प्रतीप अभिक्रिया का वेग या दर नियतांक, एक ही बात है, वेग नियतांक या दर नियतांक, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब आप मुझे बताइए साम्य पर क्या होता है। शुरू में वापस आ जाइए, शुरू में एक पॉइंट लिखवाया था, साम्य पर RF बराबर क्या होता है, RB। सो एट इक्विलिब्रियम RF बिकम्स इक्वल टू RB, जितना RF होगा उतना RB होगा। दोनों वैल्यूज यहां पे लगा दो। अगर दोनों वैल्यूज यहां पे रखेंगे तो RF के लिए क्या लिखेंगे, RF के लिए लिखेंगे अपन KF, KF A की पावर N1 और B की पावर N2, ठीक है, इज इक्वल टू दूसरे के लिए KB, RB के लिए हो जाएगा KB और C की पावर M1 और D की पावर M2, M1 और M2। यही होता है साम्य पर। एट इक्विलिब्रियम RF बिकम्स इक्वल टू RB, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। चलिए कांस्टेंट हटा दीजिए, ये KF इसके नीचे आ जाएगा, KF के नीचे आ गया KB, तो KF अपॉन KB इक्वल टू, और ये इसके नीचे सांद्रताओं के नीचे सांद्रता लगा लीजिए, C की पावर M1 D की पावर M2 अपॉन A की पावर N1 और B की पावर N2। कुछ भी नहीं किया मैंने, इनको अपनी जगह पे लेके आए, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट और सांद्रता के नीचे सांद्रता, ठीक है। यह है अग्रिम अभिक्रिया का दर नियतांक और यह है प्रतीप अभिक्रिया का दर नियतांक। इस अग्रिम और प्रतीप अभिक्रिया के दर नियतांकों के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, केसी। केसी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक का मतलब है अग्रिम अभिक्रिया के वेग नियतांक और प्रतीप अभिक्रिया के वेग नियतांक का अनुपात कहलाता है साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसी चीज को मैं अगर यहां लिखूं तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखते हैं इसकी जगह, ठीक है। सांद्रता साम्य स्थिरांक ऊपर हो जाएगा C की पावर M1 D की पावर M2 और नीचे हो जाएगा A की पावर N1 और B की पावर N2, ठीक है। इस चीज को कहते हैं साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और आगे जो इसके नीचे जो C लगाया हुआ है उस C का मतलब होता है सांद्रता, तो इसलिए इसको पूरा बोल देते हैं सांद्रता साम्य स्थिरांक, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सांद्रता साम्य स्थिरांक या कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc।
तो केसी की देखो दो परिभाषाएं बनी है, अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपको परिभाषा वाइज भी सवाल पूछ सकते हैं, है ना, कि कौन सी डेफिनेशन सही है। तो साम्य स्थिरांक के लिए दो परिभाषाएं आप यहां से देख के भी बना सकते हो, रटने नहीं है इनको। अग्रिम अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया के वेग नियतांकों के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। या ये क्या है ऊपर सी और डी, अभिक्रिया में सी और डी क्या थे, उत्पाद, और ए और बी क्या थे, क्रियाकारक। तो अपन इसके लिए ये भी लिख सकते हैं के सी बराबर ऊपर क्या आ जाएगा, उत्पाद की सांद्रता, और नीचे क्या आ जाएगा, क्रियाकारक की सांद्रता। उत्पाद बटा क्रियाकारक, ये भी अपन लिख सकते हैं इसके लिए। तो अब दूसरी परिभाषा क्या बनी, साम्य स्थिरांक की दूसरी परिभाषा क्या बनी, उत्पाद तथा क्रियाकारक की सांद्रताओं के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। सी का मतलब है सांद्रता, सांद्रता साम्य स्थिरांक। तो दो डेफिनेशंस बन गई, अग्रिम और प्रतीप अभिक्रिया का वेग नियतांक का अनुपात बोल दो, या उत्पाद और क्रियाकारक की सांद्रता के अनुपात को बोल दो, तो उसे अपन कहेंगे Kc। कैसे लिखना है, तरीका क्या है, ये देखिए एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको ये अभिक्रिया दे दी, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, और बोल दिया कि इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक लिखिए, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, इसके लिए Kc लिख के बताइए। तो दो तीन बातें हैं, नोट करिएगा उनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जब भी आप किसी अभिक्रिया का Kc लिखते हैं तो उसमें मौजूद सभी क्रियाकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में होने चाहिए, ठीक है। सभी क्रियाकारक उत्पाद हमेशा गैस होने चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब है कि Kc को लिखते समय किसको नहीं लिखना है, सॉलिड को नहीं लिखना है और लिक्विड को नहीं लिखना है। अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं लिखना है। पहले मैं इस अभिक्रिया का Kc लिख के बताता हूं। कैसे लिखेंगे Kc, तो ध्यान रखना Kc हमेशा एक ही चीज से लिखा जाता है, और वो है उत्पाद हमेशा ऊपर आएगा और क्रियाकारक हमेशा नीचे आएगा। इन पूरी अभिक्रिया में उत्पाद कौन है, NH3, तो NH3 जो है वो ऊपर आ गया, उत्पाद है, और नीचे आ जाएगा N2 और इनटू H2 की सांद्रता। जैसे मैंने यहां किया था A और B, C और D, बीच में इनटू का ही साइन है, अगर दो चिन्ह है तो इनटू है, वो प्लस नहीं करना है वहां। अब और जो इनके आगे नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो इनके आगे मोलों की संख्या है, वो कहां चली जाएगी, घात में, है ना, वो पावर्स में चली जाएगी। तो Kc इक्वल टू NH3 के आगे कितना है, 2, तो NH3 की घात 2, द पावर ऑफ NH3 इज 2, और N2 एक ही है, और H2 की पावर कितनी है, 3, तो H2 की पावर 3। ये इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो ऐसे कोई भी अभिक्रिया अगर आपको दी हुई हो और बोल दे कि इसका साम्य स्थिरांक Kc का फॉर्मूला या Kc का सूत्र क्या होगा, तो Kc लिखते वक्त हमेशा आपको याद रखना है उत्पाद ऊपर और क्रियाकारक नीचे की तरफ रखना है, और जो भी उनके आगे नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं वो नंबर ऑफ मोल्स आपको घातों में लगाने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं लिख देता हूं यहां पे बोर्ड पे, वो ये है, Kc लिखते समय ध्यान रखिएगा, लिखते समय केवल गैसीय उत्पाद तथा क्रियाकारक को ही लिखा जाता है, ठीक है। अंडरलाइन करना इसको, और इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जब भी किसी अभिक्रिया का Kc लिखते हैं तो गैसीय क्रियाकारक या गैसीय उत्पाद ही लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखते हैं लिक्विड को और सॉलिड को, तो उसके लिए भी अगली लाइन यही है, ठोसों में और द्रवों में क्या करते हैं, ठोस तथा द्रव के लिए जो मोलर सांद्रता होती है इनकी, मोलर सांद्रता यानी कि सक्रिय द्रव्यमान, ठोस तथा द्रव के लिए सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है ना, इकाई माना जाता है। क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किसमें होती है, गैसीय अभिक्रियाओं में। साम्य भी ज्यादातर स्थापित कहां होता है, गैसीय
अभिक्रियाओं में। तो ठोसों और द्रवों के लिए जो एक्टिव मास है, मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव मास, उसको 1 मान लिया जाता है। इसलिए कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते समय अपन किसको नहीं लिखते हैं, सॉलिड को और लिक्विड को नहीं लिखते हैं। यह बात आप जरूर याद रखिएगा। मैं इसको एक एग्जाम्पलीफाई भी करके बताता हूं। जैसे आपको पूछ लिया, एग्जाम्पल देखें, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस। इस अभिक्रिया का Kc कैसे लिखा जाएगा, हाउ वी राइट द Kc फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका Kc लिखना है आपको। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान देना सबस्क्रिप्ट में नीचे कि सॉलिड कौन कौन से हैं और लिक्विड कौन कौन से हैं, क्योंकि उनको अपने को नहीं लेना है। दैट मीन्स Kc इक्वल टू क्या होगा, देखो ऊपर तो क्या लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, उत्पाद ऊपर लिखते हैं हमेशा, और CaO, मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपको। ऊपर लिखा जाएगा CO2 CaO और नीचे लिखा जाएगा क्रियाकारक, और क्रियाकारक क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन ये दोनों सॉलिड फॉर्म में हैं, तो इन दोनों की सक्रिय द्रव्यमान को इकाई लेंगे अपन, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो इनका सक्रिय द्रव्यमान इकाई लिया जाता है। कांस्टेंट कोई चेंज नहीं होता, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो 1 लिया जाता है इन दोनों के लिए, क्योंकि ये सॉलिड है दोनों। अगर कोई तीसरा भी सॉलिड होता तो उसको भी नहीं लेते, लिक्विड होता है तो उसको भी नहीं लेते हैं, है ना। तो अभी यहां पे दोनों सॉलिड है तो दोनों को इकाई मान लेंगे। दैट मीन्स इस अभिक्रिया का Kc क्या बनेगा, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी दोनों की सांद्रताएं किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की कंसंट्रेशंस को क्या मान लेंगे, इकाई। इन दोनों की मोलर सांद्रता में परिवर्तन को इकाई मान लिया गया है, और इकाई मान लेंगे तो इसके लिए आ जाएगा Kc ओनली CO2। तो पहली बात तो यह ध्यान रखना कि Kc लिखते समय सॉलिड्स को और लिक्विड्स को इंक्लूड नहीं करना है, गैसेस को इंक्लूड करना है। और भी आगे आपको डिटेल में बता देता हूं मैं। गैसेस के साथ किसको इंक्लूड करना है, एक्वस को, अलग से नोट कर लेना आप। एक्वस का मतलब है जलीय। अगर किसी क्रियाकारक के नीचे लिखा हुआ ना AQ एक्वस, जैसे ऐसे लिखा हुआ है A एक्वस प्लस B AQ जलीय एक्वस गिव्स C लिक्विड एंड D सॉलिड, ऐसे लिखा हुआ है मान लो, तो वो C और D नहीं आएंगे सामने लिखते वक्त, सिर्फ कौन आएगा, A आएगा और B आएगा। एक्वस मतलब जलीय को भी अपन क्या करते हैं, Kc लिखते समय लिखते हैं। कारण क्या है उसका, जलीय एक्वस मतलब ये पानी में घुला हुआ A है और वो पानी में घुला हुआ B है, तो जब पानी में घुलेंगे तो उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। जस्ट लाइक बिहेव करेगा कैसे, गैस की तरह। पानी में जब अपन कोई आयन घोलते हैं तो उनके कण दूर दूर चले जाएंगे, तो वो एक गैस की तरह बिहेव करेंगे। इसलिए Kc लिखते समय अपन क्या लिखते हैं, एक्वस को लिखते हैं, गैसेस को लिखते हैं, सॉलिड को या लिक्विड को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना। अगर कहीं एक्वस लिखा हुआ है तो उसको छोड़ मत देना, उसको भी Kc लिखते वक्त लिखना है आपको। और बताता हूं मैं इसके एग्जांपल्स वाइज, ताकि आपको क्लियरिफिकेशन रहे कि Kc लिखना कैसे है। जैसे ये है, कोई एक और अभिक्रिया दे दी आपको, फॉर एग्जाम्पल PCl5 गैस गोज इनटू PCl3 गैस एंड प्लस Cl2 गैस, और बोल दिया इसका साम्य स्थिरांक निम्न में से कौन सा होगा। तो इसका साम्य स्थिरांक क्या होगा, बड़ा आसान है, अब तो आपको आता है। Kc लिखना है, ऊपर किसको लिखा जाएगा, उत्पाद को, गैसीय, और नीचे लिखा जाएगा गैसीय क्रियाकारक को। उत्पाद कौन है, ये दो, और क्रियाकारक है ये, तो ऊपर आ जाएगा PCl3 की सांद्रता इंटू Cl2 की सांद्रता, नीचे आ जाएगा PCl5 की सांद्रता। क्योंकि ये तीनों गैसीय स्टेट में है, इसलिए तीनों को यहां पे इंक्लूड किया गया है। अगर इनमें से कोई एक सॉलिड होता या कोई एक लिक्विड होता तो अपन उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना, Kc कैसे लिखा जाएगा। अब आगे बढ़ाते हैं इसी में। ये तो हो गया Kc, क्वेश्चन दे दिया आपको, जैसे यही दे दिया PCl5 gives PCl3 plus Cl2। Kc नहीं लिखना है, आपको बोल दिया इस अभिक्रिया में Kc की इकाई क्या होगी, What will be the unit of Kc। इस अभिक्रिया में Kc की यूनिट कैसे निकालेंगे, तो मैं उसके लिए आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं, आप याद रखिएगा उसको। किसी भी अभिक्रिया का Kc आप ऐसे निकाल सकते हो, अभिक्रिया का Kc हो जाएगा मोल
लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स की पावर डेल्टा एन, मोल प्रति लीटर की पावर डेल्टा एन। यहां से अपन किसी भी अभिक्रिया का केसी की इकाई निकाल सकते हैं। सर व्हाट इज डेल्टा एन? यहां पे डेल्टा एन क्या है, तो ध्यान रखना यहां पे डेल्टा एन का ही पूरा, अब पूरे चैप्टर में डेल्टा एन घूमेगा, तो इस डेल्टा एन को एक ही बार में क्लियर रखना। यहां जो डेल्टा एन है इसका मतलब है गैसीय, गैसीय उत्पाद के मोल, गैसीय उत्पाद के मोल, द मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है, गैसियस, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोल, गैसीय क्रियाकारक के मोल, क्रियाकारक के मोल, ठीक है, ध्यान रखना बहुत काम आएगा आगे। ये गैसीय उत्पाद माइनस गैसीय क्रियाकारक को कहते हैं डेल्टा एन। तो सर क्या इसमें जब डेल्टा एन निकालेंगे तो क्या अपन द्रवों को और ठोसों को शामिल नहीं करेंगे क्या? तो यहां पर भी देखो साफ साफ लिखा है ना, केवल गैसीय उत्पाद कितने हैं वो लेने हैं माइनस गैसीय क्रियाकारक उसमें से घटाने हैं। क्या नहीं लेना है? यहां पे आपको सॉलिड्स और लिक्विड्स को डेल्टा एन निकालते वक्त काम में नहीं लेना है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड यूज में नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं आपको देख के बताता हूं, ठीक है, जैसे ये आपका एक एग्जाम्पल फॉर्म में मैंने दिया है। क्वेश्चन फॉर्मेट भी अपन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। जो मैं बोल रहा हूं वो क्वेश्चन, जैसे मैं बोलता हूं ना कि ये क्वेश्चन ये एग्जाम्पल की फॉर्म में देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, दैट मीन्स एग्जाम्स में वो क्वेश्चन इसी रूप में कोई नई रिएक्शंस के साथ आएगा, बट वो फॉर्मेट यही रहेगा उसका। जैसे मैंने ये दे दिया N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए Kc की इकाई लिखिए। इस अभिक्रिया के लिए Kc की इकाई लिखिए। अब ये सवाल आ गया, कैसे सॉल्व करना है? तो एक सिंपल सा ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स की पावर डेल्टा एन। और डेल्टा एन कैसे आएगा? गैसीय उत्पाद माइनस गैसीय क्रियाकारक। तो पहले बताइए डेल्टा एन कितना होगा इस अभिक्रिया का? देखें इस अभिक्रिया का डेल्टा एन कितना होगा? तो इस अभिक्रिया का डेल्टा कितना हो गया? प्रोडक्ट कितने हैं गैसीय? 2 मोल है, और क्रियाकारक कितने हैं? 1 ये और 3 ये, गैसीय है ये भी, तो 3 और 1 4, और उत्पाद है 2, तो 2 माइनस 4, गैसीय उत्पाद माइनस गैसीय क्रियाकारक, दैट मींस डेल्टा एन कितना आएगा? -2। और डेल्टा एन -2 आ गया तो ये आप कहां रख देंगे? मोल लीटर की पावर, मोल लीटर इनवर्स की पावर -2, मोल प्रति लीटर की घात -2, यानी मोल की घात कितनी हो गई? -2, मोल की पावर -2, और लीटर ऑलरेडी -1 है, -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि लीटर की पावर 2। ये इस अभिक्रिया के लिए Kc की यूनिट हो गई, मोल -2 लीटर 2, लीटर स्क्वायर मोल -2, ये इस अभिक्रिया की Kc की यूनिट, ठीक है ना। तो काफी सही जवाब भी दिए हैं आप लोगों ने। डेल्टा एन निकालते वक्त ध्यान रखना सॉलिड्स को इंक्लूड नहीं करना है। मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं हाइपोथेटिकली, कि कुछ देखो इस तरीके से पूछ लेते हैं कि इस अभिक्रिया निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के लिए Kc की इकाई ये होगी। सवाल पैटर्न अलग अलग होते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट अगर आप उसको पढ़ोगे तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कौन सी अभिक्रिया के लिए Kc की इकाई है ना मोल प्रति लीटर होगी, ऐसा सवाल दे दिया। तो अब फिर आपको क्या देखना है उस अभिक्रिया में कि डेल्टा एन देखना है किसका 1 है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर होगी, तो मोल प्रति लीटर होगी तो मतलब डेल्टा एन कितना रखना है? 1, तभी वो मोल प्रति लीटर आएगा। तो डेल्टा एन 1 किसका आएगा? 4 ऑप्शन में से चूज कर लो। एक और बताता हूं, देखो हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जैसे ये है A सॉलिड प्लस 3B गैस गिव्स C गैस प्लस 2D प्लस 2D गैस, ठीक है। A सॉलिड प्लस 3B गैस गिव्स C गैस प्लस 2D गैस। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए Kc की इकाई क्या होगी? ठीक है ना, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए Kc की इकाई क्या होगी? चलिए डेल्टा एन निकालिए, कितना होगा डेल्टा एन? तो सबसे पहले डेल्टा एन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा एन इक्वल टू उत्पाद माइनस क्रियाकारक। उत्पाद कितने हैं? उत्पाद के मोल हैं 1 और 2, 1 और 2, तो टोटल मोल्स कितने हो गए? 3। क्रियाकारक कितने हैं? 3, ठीक है।
4 नहीं करना है क्रिया कारक को, क्योंकि ये एक मैंने किस में दिया है, सॉलिड में, और सॉलिड यानी ठोस को यहां पे अपन नहीं लिखेंगे, यहां सिर्फ गैसेस आएंगे। तो गैसेस 3 है और ये भी 2 और 1 3 है, 3 और 3 0 हो गया, यानी डेल्टा एन का मान 0। और मोल लीटर -1, मोल लीटर -1 की पावर अगर आप 0 रखोगे तो किसी भी चीज की पावर 0 क्या हो जाती है, 1। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसी अभिक्रिया जिसका डेल्टा एन 0 है उसके केसी की कोई इकाई नहीं होगी, कोई इकाई नहीं होगी। देयर इज नो यूनिट ऑफ केसी फॉर द डेल्टा एन इज 0। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया जिसका डेल्टा एन 0 हो उस अभिक्रिया का केसी कोई इकाई नहीं रखता है। और यही आपका क्वेश्चन बन गया एग्जाम में कि निम्न में से किस अभिक्रिया के लिए केसी की कोई इकाई नहीं होगी। तो कौन सी अभिक्रिया के लिए केसी की इकाई नहीं होगी, जिसका डेल्टा एन 0 हो। फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन बना के दे दिया आपको, और मैं पहले ही ऑप्शन में आपको आंसर भी दे रहा हूं। यह है H2 गैस, I2 गैस गिव्स 2HI गैस, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। एक बार आप खुद देखिए इस अभिक्रिया का डेल्टा एन कितना है। इस अभिक्रिया का डेल्टा एन कितना है, तो डेल्टा एन 0। उत्पाद के मोल कितने हैं, 2 मोल, और दोनों गैस हैं, तो 2 माइनस क्रियाकारक भी कितने हैं, दोनों गैस हैं, 1 and 1। ध्यान रहिए, काफी स्टूडेंट कर लेते हैं कि सर ये 2 लिखते हैं, ये 2 ये काउंट कर ले, तो ये काउंट नहीं करना, ये 2 और ये 2 काउंट नहीं करने। आगे वाला नंबर जो होता है ना वो होते हैं रस समीकरण मिति गुणांक या फिर मोलों की संख्या। तो 1 and 1, 2 माइनस 2 0, और डेल्टा एन 0 होगा तो इसका मतलब इसके केसी की इकाई नहीं होगी। केसी इज यूनिट लेस, केसी की कोई इकाई नहीं होती है। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि केसी लिखते कैसे हैं, उसको लिखने का तरीका क्या है, केसी की परिभाषा क्या है, और केसी की यूनिट कैसे निकालते हैं। केसी का मतलब है साम्य स्थिरांक, और उसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, मोल अपॉन लीटर टू दी पावर, मोल प्रति लीटर की घात डेल्टा एन। वहां से आप केसी की इकाई डेल्टा एन याद रखिएगा, आगे भी काम आएगा। गैसीय उत्पाद माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोल को बोलते हैं डेल्टा एन। चलिए और आगे बढ़ाते हैं। क्या सर एक ही कांस्टेंट होता है क्या केसी, तो मैं कहूंगा नहीं। अगर आप ये अभी अपन ने जितना भी कुछ भी यहां बोर्ड पे अभी अपन ने किया केसी से रिलेटेड, उसमें सब में अपन ने सांद्रता ली है ना, जैसे ब्रैकेट में लिखते हैं ये, तो अपन ने सबके लिए ऐसे लिखा ना, ब्रैकेट में ए बी ब्रैकेट में बी, मतलब अपने सांद्रताएं ली। वो सांद्रता में दे रखा हो तो केसी। मान लो आपको सांद्रताओं में नहीं दे रखा है और उन सबके दाब दे रखे हैं, प्रेशर्स दे रखे हैं, जैसे ए का दाब 2 ATM, बी का दाब 5 ATM, सी का दाब इतना, डी का दाब इतना। अगर मान लीजिए दाब में दे रखा हो, प्रेशर्स में दे रखा हो, कंसंट्रेशन में नहीं हो, तो फिर अपन केसी की जगह पे क्या ज्ञात करते हैं, केपी ज्ञात करते हैं। ठीक है, केसी की जगह पे केपी, केपी का मतलब है दाब साम्य स्थिरांक। और दाब साम्य स्थिरांक जो है वो एक अलग कांस्टेंट है तो वो भी साम्य स्थिरांक, लेकिन वो दाब के पदों में है। उसको मैंने स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूं एक सवाल से, और उस सवाल का जवाब मैं चाहता हूं आप सब लोग मुझे है ना उस सवाल का जवाब दें अच्छी तरह से। क्वेश्चन है, बढ़िया से जवाब आना चाहिए सबका। सवाल दे रखा है ए प्लस बी सब गैस स्टेट में है, ए भी गैस है, बी भी गैस है, सी भी गैस है और डी भी गैस है। ए प्लस बी गोज टू सी प्लस डी यदि ए बी सी तथा डी की ए बी सी तथा डी की प्रारंभिक सांद्रताएं क्रमशः 1, 2, 3, 4 मोल्स पर लीटर है, मोल प्रति लीटर है। ठीक है, मोल प्रति लीटर है। तो इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक यानी कि केसी ज्ञात कीजिए। मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर दूंगा इसको, उस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें ए और बी, सी और डी आपस में ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं, और सवाल दे रखा है इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर 1, 2, 3, 4 मोल्स पर लीटर रेस्पेक्टिवली
if the initial concentration of A, B, C, D are 1, 2, 3, 4 moles per liter respectively, then यानी A का 1 मोल, B का 2, C का 3 और D का 4, तो what will be the equilibrium constant of this reaction? इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अच्छे आंसर स्टार्ट भी हो गए हैं, किसी के 6 आ रहा है, किसी के 5 आ रहा है, फिर से देख लीजिए एक बार। सिक्स 4, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अब, है ना। 444 मैं स्टार्ट करता हूं उसको। थोड़े पे देखिए, ये लॉजिकल, ये कंसेप्चुअल चीजें होती है, ये सवाल एग्जाम में आएगा और आप इसको कर डालोगे। जब तक कि कोई आपको बताएगा नहीं कि इसको नहीं करना है, ये होगा ही नहीं। आप कहेंगे द डेटा इज इनकम्प्लीट। इस क्वेश्चन में डेटा अपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूरा है ही नहीं। कारण क्या है वो आप सुनिए। जब भी आप इस रिएक्शन का जो केसी लिखोगे, तो केसी कैसे लिखोगे? ऊपर आएगा डी सी, नीचे आएगा ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता, करेक्ट? यही लिखते हैं। लेकिन इनका मतलब भी देखो, ये ए बी सी डी क्या है? ये ए बी सी डी प्रारंभिक सांद्रताएं नहीं है। ये तो तब है जब साम्य स्थापित हो गया, और साम्य स्थापित होने वाली सांद्रता को क्या बोलते हैं? साम्य सांद्रता, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ए बी सी डी प्रारंभिक नहीं है, यह है साम्य अवस्था पर सांद्रता, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये तो क्या दिया मैंने? ए बी सी डी की प्रारंभिक सांद्रताएं ये है। मतलब शुरू में मैंने पात्र के अंदर 1 मोल ए, 2 मोल बी, 3 मोल सी और 4 मोल डी डाल के रख दिया। अब उनके बीच में पहले अभिक्रिया होगी और साम्य बनेगा। जब साम्य बनेगा तो ए कम होगा, बी कम होगा, सी बढ़ेगा, डी बढ़ेगा, फिर कुल मिला के एक इक्विलिब्रियम बनेगा। जब दोनों के बीच में साम्य बनेगा, उस समय की सांद्रताएं अगर आपको दे रखी हो तो ही आप साम्य स्थिरांक ज्ञात कर सकते हो, नहीं तो साम्य स्थिरांक ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मैं अगर इसी क्वेश्चन में प्रारंभिक वर्ड हटा दूं और लिख दूं कि साम्य सांद्रताएं क्रमशः ये है, तो आपका आंसर सही है। जो आप निकाल रहे हो डी सी अपॉन ए और बी करके, दैट इज करेक्ट आंसर। लेकिन मैंने अभी क्या लिखा है? प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशंस दे रखी हैं, और इनिशियल कंसंट्रेशन का साम्य से कोई लेना देना नहीं होता है। साम्य जब भी आप ज्ञात करोगे, उसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यानी कि साम्य अवस्था पर आपको सांद्रता होनी जरूरी है, तो ही आप उस रिएक्शन का साम्य स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, दूसरा है, एक और क्वेश्चन देता हूं, उसको भी आप देखिए एक बार और ट्राई कीजिए उसको करने का। इनमें से क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? विच इज इनकरेक्टली मैच्ड। पहला ऑप्शन है आपके लिए दे रखा है कि A प्लस 2B गैस गिव्स C गैस प्लस D गैस। ठीक है, और उसके आगे दे रखा है, मेरे उधर स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूं, उसके आगे दे रखा है उसके बराबर में Kc इक्वस टू C और D, ठीक है ना, 2। Kc इक्वस टू आपको दे रखा है मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स, ये आपको उसका Kc दे रखा है, पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा है A प्लस 2B गैस C गैस और प्लस D गैस, और दे रखा है Kc बराबर मोल -1 एंड लीटर 1, मोल इनवर्स एंड लीटर टू द पावर 1, और आपको सवाल बना के दे दिया विच इज इनकरेक्टली मैच्ड। तीसरा है बोथ ऑफ देम, दोनों ही इनकरेक्ट हैं, और चौथा है नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? A प्लस 2B गिव्स C और D, और दूसरे में भी A प्लस 2B गिव्स C एंड D। ठीक है, और दोनों के साथ में Kc की यूनिट्स दे रखी हैं, मोल लीटर इनवर्स, सेकंड में मोल इनवर्स लीटर।
तो इन दोनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, आंसर क्या होगा इसका, a प्लस 2b। तो डेल्टा एन निकाल लो, कितना होगा इसका डेल्टा एन, डेल्टा एन इक्वल टू ऊपर वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट कितने हैं, 2, रिएक्टेंट कितने हैं, 3, और सबके सब कौन सी अवस्था में है, गैस अवस्था में। इसका मतलब कितना आ गया डेल्टा एन, 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1। अगर डेल्टा एन -1 होगा तो केसी की यूनिट निकालने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला बताया था, मोल लीटर टू दी पावर -1 की पावर डेल्टा एन, और आपका डेल्टा एन है -1। तो अगर आप यहां पे -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस लीटर की पावर तो 1 हो गई और मोल की पावर -1 होगी। मोल की पावर -1, लीटर -1 इंटू -1 + 1, तो लीटर की पावर 1 होगी, और वो यहां पे आ रहा है मोल इनवर्स लीटर की पावर 1। दैट मीन सेकंड वाला क्या है, करेक्ट है। मैंने पूछा है विच इज इनकरेक्ट, और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है जब स्टूडेंट एग्जाम देता है तो अंडर प्रेशर, है ना, वो यहां पे पढ़ते वक्त थोड़ी गलती कर देता है। ये सोच लेता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है तो मुझे सही बताना है। दिमाग में हमेशा ये थॉट होती है ना, सही कौन सा स्टेटमेंट है, तो इसको पढ़ते टाइम वापस देखना एक बार ऊपर के वो सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो कौन सा सेट सही नहीं है या कौन सी चीज सही नहीं है, तो अपन कहेंगे कि फर्स्ट इज इनकरेक्ट, पहला सही नहीं है। मोल की पावर -1 होना चाहिए और लीटर की पावर 1 होना चाहिए, जबकि यहां पे मोल की पावर 1 दे रखा है और लीटर की पावर -1 दे रखा है। दैट मींस फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड वन इज करेक्ट। तो ये केसी साम्य स्थिरांक, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने पढ़े और साम्य का एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा कि साम्य को कैसे लिखा जाता है, और इन सांद्रताओं का मतलब भी अपन ने जाना कि इनको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, साम्य अवस्था पर सांद्रता। ठीक है, आज अपन इसको यहीं तक रखेंगे। कल इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे जो है साम्य को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, और एक और साम्य स्थिरांक जिसका नाम है केपी। और साम्य को जो कारक प्रभावित करते हैं उसे कहते हैं ली सातिल्य के नियम। ये आपके चैप्टर की जो लास्ट हेडिंग है वो यही है, ली चैटलियर प्रिंसिपल या ली सातिल्य का नियम। तो इसे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.